तो गाइस वेलकम अगेन माय चैनल जीएस भाई एबी सर। हम डिस्कस कर रहे थे हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का। आज हेडिंग जो पढ़ना है वो हम लोग को 2.3 पढ़ना है और जानना है यहाँ कंजर्वेटिज्म के बारे में। कंजर्वेटिव्स जान लो पहले क्या होते हैं। ये एक तरह से मोनार्की यानी राजा के सपोर्टर ही होते हैं, लेकिन जब इन्होंने देखा कि सोसाइटी में ही अब एकदम राजा के खिलाफ है, वो मोनार्की को हटाना ही चाहती है, तो इन्होंने कहा ठीक है चलिए राजा साहब को हटा दीजिए, लेकिन जो बदलाव हो वो धीरे धीरे हो, अचानक बदलाव नहीं आना चाहिए। डेमोक्रेसी ला दीजिए, लिबरलिज्म ला दीजिए, अचानक नहीं लाइए, इसे धीरे धीरे ही लाया जाना चाहिए। यानी धीरे धीरे समाज के सुधारक थे, लेकिन राजा के बड़े हितैषी थे ये सब। ये हमेशा कहते थे शासन किसी का भी हो, लेकिन कभी ये मत भूलिएगा कि आपका पास्ट यानी मोनार्की में कितना अच्छा राज था, कितना लोग राज करते थे, इसको कभी आपको भूलना नहीं चाहिए। तो कंजर्वेटिज्म को देखते हैं क्या है इनकी सोच और यूरोप में किस प्रकार ये 1815 में फिर से आया। 1815 में बाबू एक तरह से फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्टा समाप्त हो जाएंगे। उसी के बाद ये कंजर्वेटिज्म की आवाज़ उठी है, तो देख लेते हैं। फिलहाल 1815 में नेपोलियन बोनापार्टा हार गया। यूरोपियन गवर्नमेंट ने कंजर्वेटिज्म की सोच उस समय थी, यानी कंजर्वेटिव्स कहीं ना कहीं वही है, मैंने क्या बोला, राजा के समर्थक थे और चाहते थे बदलाव हो, लेकिन धीरे धीरे। कंजर्वेटिव का कहना था कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करने चाहिए स्टेट और सोसाइटी में। बिलीव दैट इस्टेब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट लाइक द मोनार्की, बिल्कुल मोनार्की की तरह चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी, फैमिली बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार से कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। अधिकतर जो कंजर्वेटिव थे डिड नॉट प्रपोज ए रिटर्न ऑफ सोसाइटी, इनका कहना था कि फिर से प्री रेवोल्यूशनरी डेज में हमें आने की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना ये भी था कि भाई फिर से हम राजा का शासन लगा देंगे ना तो जनता विद्रोह कर देगी, क्योंकि हो ना हो नेपोलियन ने बेहतर काम किया और जनता उसकी आदी हो चुकी है। इस वजह से हमें एक तरह से राजा को लाना तो लाना है, लेकिन जो सुधार हुआ है नेपोलियन के द्वारा वो बने रहने देना चाहिए। नहीं तो अगर हम फिर से एकदम राजा का ही सब कुछ कर देंगे तो अब फ्रांस की जनता शांत होने वाली नहीं है और वो विरोध बड़ी भयंकर करेगी। They realized from the change initiated by Napoleon, नेपोलियन ने जो बदलाव किया, that modernization should in fact strengthen traditional institution like the monarchy। अब कहीं ना कहीं वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन यानी मोनार्की को फिर से इस्टेब्लिश करना चाहिए, ताकतवर तो बनाया जाना चाहिए, लेकिन जो सुधार हिटलर नेपोलियन ने किया उस सुधार को थोड़ा बने रहने देना चाहिए। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव स्ट्रांग, हालांकि राजा की ताकत को बढ़ाइए, मॉडर्न आर्मी एंड इफिशियंट ब्यूरोक्रेसी, आर्मी को ताकतवर बनाइए, ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रांग बनाइए, इकोनॉमी को थोड़ा डायनामिक बनाइए, फ्यूडलिज्म को समाप्त कर दीजिए, सर्फडम को समाप्त कर दीजिए और मोनार्की के पावर को थोड़ा बढ़ाइए। यानी देखो मोनार्की स्टेब्लिश किया, उसको पावरफुल भी बनाया, लेकिन जो नेपोलियन के सुधार थे उस नेपोलियन के सुधार को बने रहने दिया। रीजन एक ही था, क्योंकि नेपोलियन ने इतना सुधार कर दिया था ना, अब जनता को फिर से पूरे मोनार्की के अंडर में दे रहा और उनके पावर को छीनना अब कंजर्वेटिज्म के भी बस में था नहीं, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर सोसाइटी उनके खिलाफ होगी जरूर। क्लियर पैराग्राफ। 1815 में एक वार हुआ था, बैटल ऑफ वाटरलू। इसी वार में कहा जाता है नेपोलियन हमेशा के लिए समाप्त हो गया और फ्रांस में फिर से मोनार्की को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। तो 1815 में यूरोपियन पावर के कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे, ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया कंफ्यूज मत होना, जर्मनी का ही पुराना नाम है, ऑस्ट्रिया, इन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया और उसके मरने के बाद एक ट्रीटी हुआ जिसे आप ट्रीटी ऑफ वियना कहते हैं 1815 में। इस लड़ाई को बैटल ऑफ वाटरलू कहते हैं, जिसमें नेपोलियन बोनापार्टा हार गया, मारा गया 1815 में। ट्रीटी ऑफ वियना हुआ और ये बैठक जो हुई वो ऑस्ट्रिया में हुई। ऑस्ट्रिया में बैठक होने की वजह से ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूट मैटरनिक को इस बैठक यानी कांग्रेस की अध्यक्षता करने का मौका मिला। डेलीगेट्स ने ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में मोस्ट ऑफ चेंज, इन्होंने यूरोप में जो चेंज हुआ था नेपोलियन वार से पहले उस बदलाव को रहने दिया, उस बदलाव में ज़्यादा कुछ छेड़ बदल नहीं किया कि जो बना है नेपोलियन जो सुधार किया वो बने रहने दीजिए।
बर्मन डायनेस्टी को एक बार फिर से फ्रांस में इस्टेब्लिश किया गया। फ्रांस में फिर से जो नेपोलियन ने क्षेत्र छीना हुआ था, एनेक्स किया हुआ था, उन सारे क्षेत्रों में अलग अलग स्टेट को सौंप दिया गया, उन स्टेटों को अलग अलग देशों को सौंप दिया गया। एक तरह से इन्होंने फ्रांस को घेरने की कोशिश की ना, कि फ्रांस में दोबारा कोई ऐसा नेपोलियन पैदा ना हो सके। तो इन्होंने देखिए फ्रांस को कैसे जीता। वहाँ तो बर्मन डायनेस्टी को फिर से इस्टेब्लिश कर दिया, फिलिप राजा बने थे। लेकिन जो नेपोलियन ने क्षेत्र जीत रखा था ना, उन क्षेत्रों पे देखो किसका किसका कब्जा है और कैसे फ्रांस को उन्होंने घेर के रखा। देखिए, फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, जिसे फ्रेंच का एक्सपेंशन भविष्य में ना हो सके, नीदरलैंड किंगडम को लाया गया, विच इंक्लूडेड, जिसमें बेल्जियम था, और इसे इस्टेब्लिश किया गया नॉर्थ में। जिनेवा जो पिडमोंट के अंडर में था, इसे इस्टेब्लिश किया गया फ्रांस के साउथ में। प्रूशिया इंपॉर्टेंट टेरिटरी था, इसे वेस्टर्न में रखा गया, और ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली में रखा गया। मतलब चारों तरफ से घेर लिया फ्रांस को। जर्मन कन्फेडरेशन 39 स्टेट में था, हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाइल लेफ्ट अनटच्ड, उसे चेंज नहीं किया गया, वो 39 स्टेट में बना रहा। ईस्ट में रसिया को पोलैंड, प्रूसिया को सैक्सोनी का क्षेत्र देके ईस्ट में बैठा दिया गया। सिंपल इनका मतलब बस यही था, नेपोलियन को हटाइए, मोनार्की को लाइए और फ्रांस को ऐसा घेर दीजिए कि दोबारा फ्रांस में इस प्रकार का रेवोल्यूशन ना हो सके। सिंपल फंडा, ठीक। कंजर्वेटिव रिजाइन सेटअप 1850 वेयर ऑटोक्रेटिक, 1815 में फ्रांस में फिर से कंजर्वेटिव की सरकार बन गई। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड साउंड टू कर्ब एक्टिविटी दैट क्वेश्चन द लेजिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। उन्होंने कुछ सुधार को बने रहने दिया जिससे कोई भविष्य में ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ ना बोल सके। Most of them imposed censorship law to control what said in newspaper, book, plays, song reflected idea of liberty, freedom. लिबर्टी और फ्रीडम जैसे आइडियाज़ अब न्यूज़पेपर वगैरह में ना छप सके, इसके लिए उन्होंने कानून बनाया, सेंसरशिप लागू किया, जिससे इस प्रकार की प्रॉब्लम फिर दोबारा फ्रांस में ना हो सके। नीचे आप बैठक देख सकते हैं, ये वियना की बैठक है, मैटरनिक वैटरनिक जहाँ बैठे हुए हैं डिस्कस कर रहे हैं। द मोनार्की, ओके, the monarchy of the French Revolution nonetheless continued to inspire liberals। हालांकि मोनार्की तो बना दिया गया, लेकिन लिबरलिज्म की सोच को कहीं ना कहीं फ्रांस से खत्म नहीं कर पाया गया। One of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of the press। और बार बार वो आवाज़ ये उठा रहे थे कि चलिए मोनार्की हो गया, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता को फिर से शुरू करिए, प्रेस स्वतंत्र होना चाहिए, वो किसी के अंडर में नहीं होना चाहिए। ये रहा फ्रांस का सिचुएशन, इसको सुना नहीं जाएगा। और अब ये नेशनलिस्ट लिबरलिज्म जो पूरी तरह स्वतंत्रता का स्वाद चख चुके थे ना, अब ये शांत रहने वाले नहीं थे बाबू, ये आवाज़ उठाएंगे फ्रांस में, और उसका आवाज़ उठने का यही रिजल्ट आएगा कि फ्रांस में एक बार फिर लिबरलिज्म का बोलबाला होगा। लेकिन ये फिलहाल देखेंगे हम लोग आगे। तो बैटल ऑफ वाटरलू के बाद वहाँ कंजर्वेटिव की सरकार आई, मोनार्की की सरकार आई, उन्होंने क्या सुधार क्या किया ये सब कुछ आपने इस टॉपिक पे देख लिया इस लेक्चर में। लास्ट टॉपिक 2 का लास्ट हेडिंग है 2.4 रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी में एक तरह से क्रांतिकारी कह सकते हैं। लिबरलिज्म की सोच अब नहीं बदली जा सकती, लिबरलिज्म को ख़त्म भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब लोग कहीं ना कहीं स्वतंत्रता जान चुके थे, वो चैन की ज़िंदगी जीना शुरू कर दिए थे, महिलाओं को अधिकार मिल रहा था, तो अब वो फिर से बैकफुट पे जाने वाले नहीं थे, वो फिर से पुरानी ज़िंदगी जीने वाले नहीं थे। अब उन्हें सब कुछ मिल रहा है तो निश्चित तौर पे वो उसे हमेशा होल्ड किए रहेंगे, उसे अब छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। और यही कारण अब यूरोप में रेवोल्यूशन की गूंज गूंजेगी, है ना। 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रो मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। भाई कंजर्वेटिव आया तो डर तो हो ही गया, तो सारे नेशनलिस्ट और लिबरल क्या हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि वो जानते थे फ्रंट पे रहेंगे तो कंजर्वेटिव उन्हें छोड़ेगा नहीं। तमाम सीक्रेट सोसाइटियां बनाई गई पूरे यूरोप में, और वो अंदर ही अंदर लिबरल और नेशनलिज्म का प्रचार कर रहे थे अंडरग्राउंड होके। टू बी रेवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मीन ए कमिटमेंट टू अपोज मोनार्की। इनका काम था मोनार्की को अपोज करना। वियना कांग्रेस में जो चीज़ें यानी लिबर्टी और फ्रीडम की धज्जियां उड़ाई गई उसे फिर से इस्टेब्लिश करना।
अधिकतर जो रेवोल्यूशनरी थे वो कहीं ना कहीं नेशन स्टेट बनाए जाने का सपना देख रहे थे और उनका कहना था बहुत जरूरी है देशों को फ्रीडम देना, लोगों को फ्रीडम देना, बहुत जरूरी है नेशन स्टेट बनाया जाना। यही फर्स्ट पैरा में बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको नेक्स्ट पैरा में पढ़ाने जा रहा हूँ और वो नाम है बाबू एक बहुत बड़ा, और वो है गुइसेप मैजनी का। एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी जो इसका निश्चित तौर पे योगदान काफ़ी रहा है यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, जो आगे मैं पढ़ाऊंगा, है ना। वन सच इंडिविजुअल वॉज द इंडियन रेवोल्यूशनरी गुइसेप मैजनी। अगर इन रेवोल्यूशन में सबसे किसी का बड़ा नाम है तो वो है मैजनी का। जेनेवा में जन्म 1807 में, सीक्रेट सोसाइटी इसने बनाया, कहाँ, कार्ल बोनारी में। एज ए यंग, जब वो 24 साल का था, उसे इटली से निकाला दे दिया गया, यानी देश निकाला दे दिया गया 1831 में। वह पहुंचा लिगुआरिया और अपने रेवोल्यूशन को ख़त्म नहीं किया। सब्सिक्वेंटली वहाँ उसने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई, एक यंग इटली और मर्सलिस में और दूसरा आपका याद रखना यंग यूरोप बर्नी में। हुज मेंबर वे लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, और उसके ग्रुप में पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी स्टेट के तमाम यंग मैन थे जिनकी सोच थी अब उन्हें हर हाल में लिबरलिज्म चाहिए, फ्रीडम चाहिए। मैजनी विश्वास करता था गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। उन्होंने कहा ये तो भगवान की देन है कि हर राज्य को स्वतंत्र तरीके से होना चाहिए। इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम। पूरे इटली को अलग अलग छोटे राज्य, अलग अलग किंगडम में रहने की जरूरत नहीं है, उन्हें एकजुट एक साथ रहने का समय आ गया। It had to be formed into a single united republic within a wider alliance of nation। अलग अलग राज्य होने से, अलग अलग अलायंस में होने से कोई फायदा नहीं, सारी इटली को एकजुट होके एक इटली का निर्माण करना चाहिए जिसे में इटालियन लिबर्टी को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। फॉलोइंग हिज मॉडल, उसके मॉडल पे जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, तमाम जगहों पे तमाम सीक्रेट सोसाइटियां बनाई गई जिनका मकसद मोनार्की के खिलाफ होना, हर एक देश में रिपब्लिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना और फ्राइंटेड, उखाड़ फेंकना कंजर्वेटिव्स को। कंजर्वेटिव को डर दिखाइए कि अब उनका राज खत्म होने वाला है, इसलिए उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। ऑस्ट्रिया चांसलर मैटरनिक को एक सेंटेंस बोलता है, क्या बोलता है, इस समय समाज का अगर कोई सबसे बड़ा शत्रु और खतरनाक इंसान है तो वो है मिस्टर मैजनी। ये जो सेंटेंस है ना, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में कई बार पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, दिमाग में रखना। आखिर मैटरनिक ने मैजनी को लेके ये सेंटेंस क्यों बोला, है ना। तो बोला इसलिए क्योंकि वो भैया अरिस्टोक्रेसी के खिलाफ है, अरिस्टोक्रेसी को उखाड़ फेंकने की बात करता है, लिबरलिज्म, फ्रीडम इस्टेब्लिश करने की बात करता है, सीक्रेट सोसाइटी बनाता है जिसका काम है कंजर्वेटिव्स को ख़त्म करना, और इन्हीं सब कामों की वजह से मैटरनिक ने उसे प्रेजेंट टाइम के सोशल ऑर्डर का सबसे बड़ा डेंजरस इंसान, खतरनाक शत्रु अनाउंस किया है। ये रहा, ये टॉपिक खत्म हुआ। टॉपिक नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक यहाँ से रहे हैं, स्पेशली न्यू मिडिल क्लास तो छोड़िएगा मत, कंजर्वेटिज्म की सोच मत छोड़िएगा, रेवोल्यूशनरी में गुइसेप मैजनी का नाम मत छोड़िएगा, जहाँ से 2-2 नंबर के क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसमें 2 से 3 टॉपिक और है। एक है आपका टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 5 तो बहुत छोटा है। कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉपिक नंबर 3 मैं पूरा पढ़ा दूं, जिसे एक साथ आपके पास टॉपिक नंबर 3 का पूरा वीडियो आ जाएगा। फिर टॉपिक 4 और 5 एक साथ पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उसमें यूनिफिकेशन पढ़ाना है, थोड़ा ईजी है और आराम से आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से 1848, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रांस में कैसे बदलाव हुआ, बाकी और यूरोप में किस प्रकार बदलाव हुआ, कौन कौन सी हवा चली नेशनल आइडेंटिटी की, कैसे यूनिटी डेवलप हुआ, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जिस दिन हिस्ट्री का चैप्टर खत्म हुआ आपके लिए मैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करूंगा, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी और नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी। ओके, थैंक यू।